पिछले हफ्ते आपने रूस में हुए वेगनर ग्रुप के विद्रोह के बारे में ज़रूर सुना होगा और यह भी सुना होगा कि रूस में गृह युद्ध के हालात हो गए हैं। पुतिन की सत्ता को चुनौती दी गई। जो पिछले 24 सालों में नहीं हुआ वो 24 घंटों में हो गया। वेगनर के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़े। राष्ट्रपति पुतिन ने वापस लौटने की अपील की, लेकिन उनकी अपील को नकार दिया गया। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ, जिसने किया उसकी क्या मंशा रही होगी और उसका रूस पर, पुतिन पर और रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाले युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। इस पर पूरी रिसर्च करके पूरी कहानी हम आपके सामने लाए हैं। इन सब सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी के कुछ अहम किरदारों के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको इस कहानी को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपको बताएंगे इस विद्रोह के संभावित कारण क्या हो सकते हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक एक करके सब चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी के किरदारों से। इस कहानी का पहला किरदार है येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वेगनर ग्रुप का मुखिया है। प्रिगोजिन ने 90 के दशक में हॉट डॉग का स्टॉल शुरू किया। बिजनेस चल निकला तो रेस्टोरेंट की चेन खोल ली। इसी दौरान उसकी दोस्ती पुतिन से हुई। उस समय पुतिन पीटर्सबर्ग के मेयर ऑफिस में थे। बाद में वे मॉस्को आ गए, लेकिन फिर भी वो प्रिगोजिन को नहीं भूले। राष्ट्रपति बनने के बाद छुट्टियां मनाने और विदेशी मेहमानों को घुमाने उनके रिजॉर्ट में जाने लगे, जिसका असर प्रिगोजिन के बिजनेस पर भी दिखाई दिया और उस कंपनियों, सरकारी स्कूलों और आर्मी को खाना खिलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। उसे खास स्टेट डिनर में खाना परोसने का मौका भी मिला। यहाँ तक कि उसे पुतिन का निजी खानसामा भी कहा जाने लगा। साल 2014 में प्रिगोजिन ने अपनी निजी मिलिट्री कंपनी बनाई और नाम रखा वेगनर। यह नाम उसने एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर रिचर्ड वेगनर के नाम पर रखा था। वैसे तो रूस में प्राइवेट मिलिट्री बनाना या रखना गैर कानूनी है, फिर भी प्रिगोजिन ने न सिर्फ वेगनर ग्रुप बनाया, बल्कि रूसी सरकार के आदेश पर अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई देशों में उसे उतारा भी। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब रूसी सैनिकों की मदद के लिए भी वेगनर ग्रुप को भेजा गया। प्रिगोजिन को रूस की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को अपने ग्रुप में शामिल करने की छूट मिली। सितंबर 2022 में प्रिगोजिन ने खुले तौर पर वेगनर को बनाने की बात स्वीकार की। 2023 में प्रिगोजिन ने बखमुत से अपने ग्रुप को हटा लेने की चेतावनी दी और आरोप यह लगाया कि रूसी सेना हमें पर्याप्त हथियार नहीं दे रही है, इसके चलते हमारे लड़ाके मर रहे हैं। जून 2023 में रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक कॉन्ट्रैक्ट लाया और कहा कि सारे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप इसके अंडर ही काम करेंगे। प्रिगोजिन ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। 23 जून को प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। कहा, रूसी सेना हमारे लोगों को मार रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई तख्ता पलट की कोशिश नहीं है, हम न्याय मांगने के लिए मार्च कर रहे हैं। 24 जून की शाम वेगनर के लड़ाके मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुके थे। तब यह पता चला कि वेगनर पीछे हटने का फैसला कर रहे हैं। डील के तहत वेगनर लड़ाके अपने बेस कैंप में वापस पहुंच गए और प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया गया। कहानी के दूसरे किरदार हैं सेर्गेई शोइगु, जो वर्तमान समय में रूस के रक्षा मंत्री हैं। साइबेरिया में पैदा हुए, वहीं पले बड़े हुए, इंजीनियरिंग की और कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ तो रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस। शोइगु और बोरिस की अच्छी दोस्ती थी। बोरिस ने उन्हें रेस्क्यू टीम की कमान सौंपी। 1999 में बोरिस ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद शोइगु और पुतिन की नजदीकियां बढ़ी। पुतिन उन्हें निजी ट्रिप्स पर साथ ले जाने लगे। साल 2012 में शोइगु को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए, इसके बावजूद उन्हें वर्दी पर खूब सारे मेडल्स टांगे हुए देखा जा सकता है। एक समय तक था जब पुतिन के सबसे करीबियों में गिने जाते थे। यहाँ तक कि 2015 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया था कि शोइगु पुतिन के उत्तराधिकारी बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। 2014 में क्रीमिया और 2022 में यूक्रेन पर हमले का प्लान शोइगु ने ही तैयार किया था। क्रीमिया में उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं हो सका और युद्ध लंबा खिंच गया, जिसको लेकर शोइगु की खूब आलोचना हुई और उनके आलोचकों में सबसे आगे थे येवगेनी प्रिगोजिन। अब चलते हैं तीसरे किरदार की ओर, जो वर्तमान में रूस की सेना के चीफ और जनरल स्टाफ भी हैं, जो कि रूसी सेना का सबसे बड़ा पद है। इनका नाम है वैलेरी गेरासिमोव। गेरासिमोव ने 1977 में आर्मी ज्वाइन की। दूसरे चेचन युद्ध में कमांडर रहे।
नवंबर 2012 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2015 में रूस ने सीरिया में बशर को सपोर्ट देने का फैसला किया। इस सपोर्ट के दौरान गेरासिमोव ने ही कोऑर्डिनेट किया था। जनवरी 2023 में उन्हें यूक्रेन से लड़ रही रूसी सेना की कमान सौंपी गई। प्रिगोजिन ने उन पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि गेरासिमोव के इशारों पर वेगनर ग्रुप के लड़ाकों को मारा जा रहा है। अब बात करते हैं किरदार नंबर 4 की, जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। एक समय वो भी था जब लुकाशेंको और पुतिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। तब बेलारूस यूरोपीय यूनियन का करीबी हुआ करता था, लेकिन जब EU आंख दिखाने लगा तो लुकाशेंको ने पुतिन का दामन थाम लिया और दोस्ती इतनी बढ़ी कि यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन किया और ये तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ी तो अपनी सेना भी भेजेंगे। पिछले हफ्ते हुए वेगनर ग्रुप की बगावत को रोकने में लुकाशेंको ने अहम भूमिका निभाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने लुकाशेंको को फ़ोन करके मदद मांगी। फिर लुकाशेंको के प्रिगोजिन से बात करने पर वो पीछे हटा और बेलारूस में निर्वासन में जाने के लिए तैयार हो गया। इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य किरदार है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन 1999 से रूस में सत्ता के शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में चेचन युद्ध जीता, क्रीमिया पर कब्जा किया, सीरिया बशर अल असद की सरकार बनवाई और 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन रूस के एक छत्र राजा थे और उन्होंने आजीवन पद पर रहने का इंतजाम भी कर लिया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में मिल रही नाकामयाबी से उनकी प्रभुसत्ता खतरे में पड़ गई है। उनके खिलाफ आंदोलन हुए, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, इंटरनेशनल कोर्ट में उनके खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा शुरू हो गया। अब उनके सबसे खास दोस्त ने उन्हें सबसे बड़ा धोखा दे दिया, जिससे पुतिन अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ते दिखे। इसकी झलक उस समय भी दिखी जब विद्रोह के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। наше единство – это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему. अब अगला और बड़ा सवाल ये कि पुतिन के इतने करीबी होते हुए भी प्रिगोजिन ने ऐसी बगावत का ऐलान क्यों किया। इसकी 3 वजह बताई जा रही हैं, जिसमें से पहली है प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा। प्रिगोजिन ने लंबे समय तक पुतिन के इशारे पर काम किया। यूक्रेन में उसने लड़ाकों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा पर्दे के पीछे से काम किया। उसके काम के बदले प्रिगोजिन को कभी भी वो रुतबा या सम्मान नहीं मिला जैसा वो चाहता था। इसी वजह से उसने सितंबर 2022 में वेगनर का पावर स्ट्रक्चर सार्वजनिक किया था और खुले तौर पर यह स्वीकार भी किया था कि उसी ने वेगनर की स्थापना की है। यूक्रेन युद्ध के दौरान वेगनर ग्रुप फ्रंट पर रहा था, लेकिन बखमुत और सोलेदार में मिली सफलता का सारा क्रेडिट शोइगु और गेरासिमोव ले गए थे। इसको लेकर भी उसने काफी नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी वजह है पुतिन के इनर सर्कल में पड़ी फूट। अब इस विद्रोह का असर भी फिर से पुतिन के इनर सर्कल पर पड़ेगा। प्रिगोजिन के समर्थकों को शक की निगाह से देखा जाएगा। हो सकता है कि उन्हें जल्दी ही सर्कल से बाहर भी कर दिया जाए। जानकारों का कहना है कि पुतिन के आसपास शक्ति के कई केंद्र तैयार हो गए थे और हालिया विद्रोह उनके बीच चल रही खींचतान का नतीजा है। और तीसरी वजह बताया जा रहा है पुतिन की साजिश को। एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि ये सारा खेल पुतिन के इशारे पर ही रचा गया है। पुतिन अपने विरोधियों में फूट डालकर अपना काम निकालने के लिए पहले से ही चर्चित रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बगावत के बारे में पहले से ही जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और ऐसा उन्होंने शोइगु और गेरासिमोव पर नियंत्रण रखने के लिए किया। हालांकि इस थ्योरी के पक्ष में कोई भी पुष्ट सबूत नहीं आया है। ये थे वो 3 संभावित कारण जिनकी वजह से विद्रोह हुआ। अब जानिए कि इस विद्रोह के परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या पुतिन की सत्ता जा सकती है? विद्रोह के बाद पुतिन को जनता में नहीं देखा गया है। उन्होंने विद्रोह के दौरान 24 जून को एक भाषण दिया था, उसके बाद से वे सामने नहीं आए हैं। इस विद्रोह ने पुतिन के आसपास पड़ रही दरार की झलक दिखला दी है और उनके अन्य विद्रोहियों को भी इससे एक रास्ता दिख गया है। वेगनर ग्रुप ने कुछ ही घंटों में के दौरान शहरों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें किसी विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा था, बल्कि कुछ जगहों पर तो उनका स्वागत भी हुआ था। इसे समझिए, इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो वेगनर ग्रुप के अगेंस्ट अगर सेना उतारी जाती तो उसे कंट्रोल करने में खासी दिक्कत आती, और दूसरे रूस के लोग भी पुतिन की सत्ता का अंत देखना चाहते हैं।
इस बगावत का दूसरा परिणाम हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ द जनरल की बर्खास्तगी। शोइबू और गेरासिमोव ने भी विद्रोह के बाद कोई बयान नहीं दिया है। 26 जून से पहले शोइबू जनता के बीच से गायब थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि शोइबू को हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है। हालांकि 26 जून को शोइबू का एक वीडियो रूस की स्टेट मीडिया ने जारी किया, जिसे देखते हुए बर्खास्तगी की संभावना कुछ समय के लिए टल गई है। तीसरा परिणाम हो सकता है पुतिन की सर्वोच्चता। अगर ये थ्योरी सही है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही हुआ है, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को ही होगा। एक तो उसकी कुर्सी पलटने का सपना देखने वालों को एक संदेश मिल गया, और दूसरा पुतिन यूक्रेन के युद्ध में मिल रही असफलता का ठीकरा किसी और के सर आसानी से फोड़ पाएंगे। तो इस पूरी खबर में हमने आपको रूस में हुए आंतरिक विद्रोह के 5 किरदारों के बारे में बताया, विद्रोह में उनकी भूमिका के बारे में बताया, ये भी बताया कि इसमें क्या संभावित कारण हो सकते हैं और अब इसके क्या परिणाम होंगे। अब आपको एक बार इस विद्रोह की पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि कब कब कैसे कैसे हुआ। 23 जून की रात को प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि शेरगई शोइबू हमारे लड़ाकों की हत्या करवा रहा है और हम मॉस्को जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद मॉस्को से सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रिगोजिन की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। 24 जून की सुबह वेगनर के लड़ाके रूस की सीमा में घुस गए। दोपहर तक प्रिगोजिन ने 2 शहरों पर कब्जा करने का दावा किया। 24 जून की ही दोपहर को पुतिन ने देश को संबोधित किया और बोले, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे ही देश के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जवाब में प्रिगोजिन ने कहा कि हम सच्चे देशभक्त हैं और हमने कोई गद्दारी नहीं की है, और वेगनर को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। शाम होने तक वेगनर के लड़ाके मॉस्को के करीब पहुंच गए। इसी बीच मॉस्को में आपातकालीन स्थिति से निपटने के उपाय किए जाने लगे। लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया। मॉस्को की ओर आने वाली सड़कों को उखाड़ा जाने लगा। एक पुल को उड़ा दिया गया। वेगनर लड़ाकों पर हमले भी किए गए। 24 जून की शाम फिर प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर संदेश दिया और कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। पता चला कि शेनको ने प्रिगोजिन से बात करके एक डील पक्की की है। रूसी मीडिया में छपी खबरों में यह भी बताया गया कि वेगनर के लड़ाके अपने बेस कैंप में वापस चले जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रिगोजिन की भी रूस छोड़कर बेलारूस चला जाएगा और उसे क्षमादान दिया जाएगा। कहा गया कि पुतिन ने भी इस डील पर हामी भर दी है। तो इस तरह एक विद्रोह को समय रहते ही शांत कर दिया गया।